स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हो आप सभी? पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम्स आप में से कुछ के हो गए होंगे, कुछ के होने बाकी हैं। आज हम नोट डाउन करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं और हमारी तैयारी को ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक निकाल लो और साथ के साथ हम नोट करते जाएंगे। केमिस्ट्री वाला जो हमारा पार्ट है क्लास 10th का, शुरू वाले जो 4 चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी के अभी रिवाइज साथ के साथ कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो देखिए इस चैप्टर में से आपसे एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपसे कोई भी चेंज पूछ लिया जाए और ये पूछ लिया जाए साथ में कि ये चेंज केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे दूध फट जाता है, ठीक है, लोहे पर जंग आ जाती है, ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड को पका लिया जाता है, खाने का डाइजेशन है, सांस लेना है, ये सारी जो रिएक्शंस हैं या ये सारी जो गतिविधियां हो रही है, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। तो आपको ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। 3 ये लिख दिया और एक कुछ भी लिख दिया, बर्निंग, वो टीयरिंग ऑफ पेपर या कटिंग ऑफ वुड या इस तरीके का कोई भी फिजिकल चेंज लिख दिया। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज फिजिकल चेंज नहीं है। चलिए आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। और साथ ही साथ ये चीज़ और कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, रंग में कोई गैस उससे बाहर निकलती है और टेम्परेचर में चेंज आता है। इसके बाद केमिकल इक्वेशंस जो है ना, केमिकल इक्वेशंस में से आपसे क्या पूछा जा सकता है वो देखो कि आपको एक ऐसी रिएक्शन दे दी जाए जो बैलेंस्ड ना हो। जैसे यही वाली रिएक्शन है Fe+H2O Fe3O4+H2, ये आपको यहाँ लिख के दे दी गई है और अब आप इसको बैलेंस करना है। तो देखो बैलेंस करने का तरीका आपको पता ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ फेरस कितने हैं? 3। तो देखो मैं फटाफट क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इसका भी। देखो Fe+H2O गिव्स अस Fe3O4+H2, यहीं से बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने का तरीका देखो, सबसे पहले फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको देखो, फेरस यहाँ कितने हैं? 3, यहाँ कितना है? 1 ही है, तो यहाँ हमने लिख दिया 3। अब फेरस जो है वो इक्वल हो गए। फेरस के बाद अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वल करना है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, जबकि यहाँ कितना है? 1, तो यहाँ हम लगा देंगे 4। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 ज़ा 8, जबकि यहाँ कितने हैं? 2, ये लो 4 2 ज़ा 8, हो गई बैलेंस। 3Fe, अब देखो मुझे तो अच्छे से आती है इसलिए फटाफट बैलेंस कर दी, लेकिन आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से बैलेंस हो जाएगी। अब मिला लो, Fe 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है और यहाँ भी 8 है। ठीक है, हो गई बैलेंस। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है। आगे चलें तो आगे चलने पर ये तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ही है इस पेज पर। तो अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इसमें से आपसे पूछा जाए अगर, तो ये पूछा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का नाम देकर और विद 1 एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए। तो कॉम्बिनेशन में 2 एलिमेंट्स जोड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं और डिसोसिएशन रिएक्शन है तो एक बड़ा कंपाउंड टूटकर अपने कंस्टिट्यूएंट्स में बढ़ जाता है। यहां से ये क्वेश्चन बनता है देखो आपका कि जो डाइजेशन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू। इसको हम आराम से आंसर इसका लिख सकते हैं कि खाना जब हम खाते हैं तो खाना जो है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम देता है और ये सारा काम किससे होता है? उस ऑक्सीजन से जो कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज वाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक मतलब जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी लिबरेट होती है यानी कि बाहर निकलती है। ठीक, एक आपको ये याद करना है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है इनका फॉर्मूला FeSO4 तो होता है, लेकिन इनके संग 7H2O यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। एक आपको ये पढ़ना है, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर आपको पढ़ना ये है कि पानी का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये अपनी कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो एक टेस्ट ट्यूब में आपको पानी ज्यादा दिख रहा है, एक में कम दिख रहा है। ऐसा क्यों है? तो देखो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O
हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तुलना में दुगना है, तो ये वाली जो होगी यहाँ तो कौन सी गैस हो जाएगी, हाइड्रोजन, और जो कम है क्योंकि इसका एक ही मॉलिक्यूल लिबरेट होता है एक बार में, इसके दो होते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। विद डायग्राम आपको इसको लर्न कर लेना है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है, देखो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किस एलिमेंट का, किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, तो हमें ये याद होना चाहिए AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में से हमारा क्वेश्चन बनता है ये वाला कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल को डाला जाता है तो व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का ब्राइट ब्लू कलर होता है जो कि लाइट ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, इसमें फेरस लोहे की कील जब हम डालते हैं तो फेरस जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर जो है वो इतना रिएक्टिव नहीं है जितना कि फेरस है, और फेरस जो है कॉपर का स्थान ले लेता है, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बन जाता है। तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर लाइट ग्रीन कलर का होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको विद वन एग्जांपल लर्न कर लेनी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि आपको ये एक रिएक्शन लिख के दे दी है ना, CuO + H2 Cu + H2O। अब यहाँ आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस रिएक्शन में किस तरफ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है और किस तरफ रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एक कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस भी होता है। तो देखो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, अगर रिएक्शन में जहां भी ऑक्सीजन जुड़ रही है वो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जहां हाइड्रोजन जुड़ रही है वो रिडक्शन हो जाएगा। या फिर ये देखो, तो यहाँ CuO देखो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो इसमें से ऑक्सीजन कम हो गया, इसलिए ये हो गया रिडक्शन। यहाँ अगर हाइड्रोजन जुड़ता तो भी वो क्या कहलाता, रिडक्शन ही कहलाता, और हाइड्रोजन अकेला था, इसके संग ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया वो कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। ये आपसे इसी तरीके से पूछा जा सकता है। और वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ होता है उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखो फटाफट हमने पूरा चैप्टर जो है ना विद इन 5 to 7 मिनट्स रिवाइज कर लिया है। कोरोजन और रेंसिडिटी, इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन फिक्स है ही। कोरोजन लोहे पर जंग का लगना, जिसके लिए कि मॉइस्चर और एयर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिनके बिना कोरोजन नहीं होगा। और रेंसिडिटी क्या है, फैट या ऑयल वाले जो खाने होते हैं उनके अंदर जो स्मेल आ जाती है, या वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, और रेंसिडिटी से बचने के लिए जो पैकबंद सामान होते हैं उनको किसके साथ पैक किया जाता है, नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है ये एक अक्रिय गैस होती है, ये उस खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देती है। ठीक है, तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आ जाओ चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 में से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो पहली बात तो आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा 2 नेचुरल और 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स का। तो नेचुरल इंडिकेटर्स तो काफी सारे हैं, लिटमस है, टर्मरिक है, हिबिस्कस है, काफी सारे हैं, है ना। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर आपको याद करना है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये दोनों। ठीक है, इसके बाद बात आती है किस बारे में, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग स्मेल शो करते हैं। इसका एग्जांपल जब आप याद करोगे तो वनीला, ऑनियन जूस जो होता है वो, और क्लोव ऑयल जिसको कह सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, देखो कि एसिड और बेस जब मेटल के संग रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर है एसिड, यानी कि एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम लेबोरेटरी में कौन सी गैस बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, तो वो कैसे बन सकती है। तो लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बन रही है एसिड पर मेटल की रिएक्शन से, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमने ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, एक एसिड है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके ऊपर हमने क्या डाली, कोई भी जिंक ग्रैन्यूल्स या कोई भी मेटल के छोटे छोटे टुकड़े डाले। बिना गर्म किए ही कुछ देर बाद हम देखेंगे छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। यहां से होते हुए ये जो टब है इसके अंदर हमने साबुन का पानी भर रखा है।
क्या होगा, छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में जो गैस है वो लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी, और जब इनके पास हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये मोमबत्ती जो है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। उसके पीछे रीजन क्या है, पॉप साउंड के साथ जल रही है, इसका मतलब निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो एसिड और बेस जो होते हैं ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके। इसके बाद आगे चलें तो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये रहा कि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक हमें ये पढ़ना है, देखो ये बैटरी है, हमने एसिड भर दिया है, और एसिड भरने के बाद जब रिएक्शन आगे कंप्लीट हो रही है तो हम ये देख रहे हैं थोड़ी देर बाद जो बल्ब है वो जल जाता है, क्योंकि एसिड जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में मदद कर रहा है। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि किस तरह आप ये शो करेंगे कि एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड और बेस, पानी के अंदर एसिड्स जो होंगे वो हाइड्रोनियम आयन या H2O+ आयन्स बनाते हैं, और बेस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल या OH- आयन्स बनाते हैं। ये मालूम होना चाहिए आपको। साथ ही साथ क्वेश्चन जो अगला हमारा ये बनता है कि एक तो होता है बेस, है ना, और एक होते हैं एल्केलाई। अब बेस और एल्केलाई सेम है भी और सेम नहीं भी है। ऐसा कैसे है, देखिए कि बेस जो होते हैं ना ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो बेस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको तो बेस ही कहा जाता है, और वो बेस जो पानी में घुल जाता है उसे एल्केलाई कहा जाता है। यानी कि एल्केलाई की हम अगर बात करें तो एल्केलाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वाटर सॉल्यूबल बेस, वाटर सॉल्यूबल बेस, यानी कि जो बेस पानी में घुल जाएगा उसे आप एल्केलाई कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डाइल्यूशन की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि मिक्सिंग ऑफ एन एसिड एंड बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। ये डेफिनेशन याद कर लें। एसिड्स और बेस के बारे में आपको पता ही है, कोई भी एसिड या बेस आपसे पूछ लिया जाएगा तो किसके अंदर कौन सा एसिड है, या अगर एसिड है तो उसका पीएच कितना होगा, बेस है तो उसका पीएच कितना होगा, है ना। तो एसिड्स जो होंगे इनका पीएच 7 से कम होगा, और बेस जो होंगे इनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। 7 हमने क्यों कहा, क्योंकि 7 जिस भी सॉल्यूशन का पीएच होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि ना तो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। एक तो आपको ये याद करना है। आपसे पूछ लिया जाए वैल्यू, लेमन जूस का पीएच 2.2, गैस्ट्रिक जूस का 1.2 हाईली एसिडिक होगा, प्योर ब्लड का स्लाइटली बेसिक 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कई बार पूछा जाता है, इसका पीएच 10 होता है, और इंडाइजेशन जब हो जाता है तो हम पीते हैं ना, इनो की तरह सॉल्यूशंस पे आते हैं जिनको पिया जाता है इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हाईली बेसिक होता है, इसका पीएच 14 के आसपास होता है। अब ये देखिए पीएच, एनिमल्स और प्लांट पीएच सेंसिटिव होते हैं, इसमें आपका ये एक तो एसिड रेन काफी इंपॉर्टेंट, और दूसरा आपका टूथ डिके वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम में इंडाइजेशन हो जाता है इसकी वजह से, ये हमें मालूम है। इसके बाद आपको ये याद करने हैं, देखो विनेगर, ऑरेंज, टैमरिंड, किसमें कौन सा एसिड है ये आपको याद करना है। आगे जो आपके सॉल्ट्स हैं, है ना, सॉल्ट्स के अंदर देखो एक तो आपको ये याद करनी है क्लोर एल्केलाई प्रोसेस क्या है। क्लोर एल्केलाई प्रोसेस जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनाने के लिए काम में आती है। ये कंपार्टमेंट है। ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, पानी में जब हम नमक को घोल देते हैं तो उसे ब्राइन वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये ब्राइन वाटर है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। होता क्या है कि जब हम ब्राइन, ब्राइन यानी कि नमक के पानी को जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो यहाँ पर एक पतली झिल्ली या दरार होती है। ठीक है, ये आयंस जो होते हैं ये एक्सचेंज होते हैं, मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, है ना, और ये जो ब्राइन होती है ये NaCl है, Cl2 गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है, क्योंकि पानी के अंदर क्या है H2O और हमारे पास क्या है NaCl, तो NaCl H2O से रिएक्ट करके NaOH बना लेता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्लोरीन गैस जो लिबरेट हो रही है इससे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यानी कि पानी को साफ करने के काम में, स्विमिंग पूल्स को साफ करने के काम में, PVC और CFC और पेस्टिसाइड्स बनाने के काम में ले लिया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है ये फ्यूल के रूप में काम में आ जाती है,
इसके अलावा अमोनिया गैस, अमोनिया जो फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आती है, उसमें काम में ले लिया जाता है। और यहाँ ये जो नमक का पानी बचता है कुछ मात्रा में, इसके अंदर क्या होता है, NaOH, जिससे साबुन, डिटर्जेंट और आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये तो हो गया क्या, क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस से NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड। इसके बाद अब ये जो क्लोरीन गैस है, ये एज सच लिबरेट नहीं की जाती है, इसको यहाँ काम में ले लिया जाता है। कहाँ पर, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर गुजारा जाता है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। इसके दोनों नाम आपको देखो, ये जितने भी सॉल्ट्स है ना, इनके आपको एक तो बनाने के मेथड की रिएक्शन, प्लस इनका केमिकल नेम, और प्लस इनके कम से कम 2 यूज आपको याद होने चाहिए। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया। क्या क्या काम आ रहा है, पानी को साफ करने के काम में आ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में आ रहा है। बेकिंग सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, खाना बनाने के काम में आता है और इंडाइजेशन में काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 और 10H2O। यहाँ 10H2O क्या है, 10H2O है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि हर Na2CO3 के मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट होता है। काम में क्या आ रहा है, तो पानी की हार्डनेस को दूर करने के काम में आ रहा है, और ग्लास सोप इंडस्ट्रीज में काम आ रहा है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। इसके बाद आपको याद करना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन। तो केमिकल जो फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का, उसके साथ जितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको याद हो गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आपको क्या क्या याद करना है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा CaSO4 हाफ H2O, जिसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जिप्सम है, ये रहा जिप्सम CaSO4 और ये 2H2O, ये हो गया हमारा जिप्सम। इसके यूज आपको याद कर लेने हैं। तो हमने क्विक रिवीजन कर लिया, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उनको भी पढ़ लिया, जितने भी इन 2 टॉपिक्स चैप्टर्स के अंदर थे। और जल्दी बने रहिएगा चैनल के साथ, ये दोनों चैप्टर आप रिवाइज करो, तब तक आगे वाले चैप्टर्स आपको मैं अवेलेबल करवाने का प्रयास करूंगी। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से तैयारी करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।